अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी अन्नदाता कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम। मूंगफली की उन्नत खेती तकनीकी पर जानकारी, अमरूद के बाग में कीट नियंत्रण, मोगरा की फसल में किए जाने वाले समसामयिक कार्य, किसान भाइयों, खरीफ का मौसम प्रारंभ होने वाला है और इस मौसम में बहुत से किसान तिलहनी फसलों के अंतर्गत मूंगफली की खेती भी बड़े पैमाने पर करते हैं। तो जो कृषक मूंगफली की खेती करना चाहते हैं वो इसकी खेती करते समय किन किन वैज्ञानिक पहलुओं को अमल में लाएं, इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का ये अंश। मूंगफली की खेती। किसान भाइयों, खरीफ मूंगफली की सफल खेती के लिए ऐसे खेत का चुनाव करें जिसमें वर्षा के पानी के निकास की अच्छी सुविधा हो। भूमि की किस्म के अनुसार ही मूंगफली की विस्तारी, झुमका तथा अर्ध विस्तारी किस्मों का चयन करें तथा यथा संभव प्रमाणित एवं विश्वसनीय स्रोत से क्रय किया गया बीज ही काम में लेवे। खरीफ मूंगफली की बुआई का उपयुक्त समय जून से मध्य जुलाई तक है। खेत की अच्छी तैयारी के बाद दीमक प्रभावित क्षेत्रों में क्विनाल्फास 1.5% चूर्ण की 25 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई से पूर्व अंतिम जुताई के समय खेत में अच्छी प्रकार मिलाएं। सफेद तट के प्रकोप वाले क्षेत्रों में फोरेट 10% का, क्विनाल्फास 5% या कार्बोफ्यूरान 3% 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के समय देवें। यदि ऐसा नहीं कर पाए हैं तो क्लोरोपाइरीफॉस 20% या क्विनाल्फास 25% की 2 लीटर मात्रा से प्रति 80 किलोग्राम बीज को उपचारित कर बुआई करें। बीज के जरिए फफूंद जनित रोगों की रोकथाम हेतु प्रति किलो बीज को 3 ग्राम थायरम या कैप्टान अथवा 2 ग्राम मैंकोजेब या कार्बेंडेजियम से उपचारित करें। कालर सड़न तथा उकठा रोगों के प्रकोप से फसल को बचाने के लिए 4 से 8 ग्राम ट्राइकोडर्मा से प्रति किलो बीज का उपचार लाभदायक पाया गया है। इन उपचारों के बाद 500 ग्राम राइबोजिनियम कल्चर से भी प्रति हेक्टेयर की दर से बीज का उपचार करें। ऐसा करने से परिस्थितियों के अनुसार 10 से 20 किलोग्राम से प्रति हेक्टेयर की दर से नत्रजन की बचत होती है। इतनी ही मात्रा से पीएसबी के कल्चर से बीज उपचार करने से भूमि में उपलब्ध फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ जाती है।
झुमका किस्मों का 100 किलोग्राम, विस्तारी किस्मों का 60 से 70 किलोग्राम तथा अर्ध विस्तारी किस्मों का 80 से 85 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से काम में लेवे। झुमका किस्मों की बुआई 30 सेंटीमीटर तथा विस्तारी एवं अर्ध विस्तारी किस्मों की बुआई 40 से 45 सेंटीमीटर की दूर स्थित कतारों में 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई पर करें। झुमका किस्म में पौधों से पौधों की दूरी 10 सेंटीमीटर तथा अन्य किस्मों में लगभग 15 सेंटीमीटर रखें। मूंगफली की अच्छी पैदावार के लिए असिंचित फसल में 10 किलोग्राम नत्रजन एवं 30 किलोग्राम फास्फोरस तथा सिंचित फसल में 20 किलोग्राम नत्रजन एवं 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से बेसल डोज के रूप में बुवाई के समय खेत में उर कर देवें। इसके अतिरिक्त 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से जिप्सम भी देवें। मूंगफली के खेत को कम से कम 1 माह तक खरपतवारों से मुक्त रखना आवश्यक है। इस हेतु परिस्थिति अनुसार यथोचित क्रिया अपनाएं। बुआई के 30-35 दिनों बाद झुमका किस्मों के पौधों पर मिट्टी चढ़ाएं। मूंगफली की सुइयां बनना शुरू होने के बाद जमीन की छेड़छाड़ नहीं करें। फसल में फूल आते समय, सुइयां एवं फलियां बनते समय भूमि में यथोचित नमी का रहना आवश्यक है। इस बात को ध्यान में रखकर सुविधा होने की स्थिति में 2 से 3 सिंचाई करें। मूंगफली की खड़ी फसल में लगने वाले कीटों में कतरा, सफेद लट, दीमक एवं मोयला तथा बीमारियों में टिक्का, पीलिया क्लम्प वायरस प्रमुख हैं। अतः इन कीट व्याधियों से फसल को बचाने के लिए कारगर परंतु कम खर्चीले उपाय अपनाएं। किसान भाइयों, यदि आप आज बतलाई गई उन्नत कृषि विधियों को अपनाकर मूंगफली की खेती करते हैं तो निश्चित ही आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। वो रूहानी लफ्ज जो आज भी हैं जहन में, वो खुदाई मौसीकी जो ले आए जन्नत जमी पर। जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। वो दिलकश अंदाज जो लौटा लाए गुजरा जमाना। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। देखिए भूले बिसरे गीत, डरना क्या जब प्यार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में। अब बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। खेती के अंतर्गत हमारे जिन किसान भाइयों ने मोगरा की फसल लगा रखी होगी वो इस समय पुष्पन की अवस्था पर होगी और इस फसल से अच्छा उत्पादन लेने हेतु इसमें कुछ समसामयिक प्रबंधन कार्यों का किया जाना आवश्यक होता है। तो कौन कौन से हैं वो प्रबंधन कार्य, इनकी जानकारी के लिए आइए मिलते हैं एक प्रगतिशील कृषक मुकेश कुमार। यहाँ पे अपन अभी मोगरा के खेत में है और मोगरा के खेत के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे इसका पौधा जो है विशेष तौर पे ये क्या है, ठंड के बाद तो इसमें कली आती है। अच्छी कली अपन लेने के लिए
अपना पौधा जो है अच्छा स्वस्थ और अच्छा तंदुरुस्त रहना चाहिए। इसलिए मोगरे को फूल को जो है वो गर्मी जैसे स्टार्ट होना चालू होती है उस टाइम से चालू हो जाता है। ये ज़्यादातर इसको ठंडी और बरसात के टाइम पे अपने को पौधे को जीवित रखना है और उसके बाद जैसे ही हल्की सी गर्मी चालू हो जाती है उसके बाद इसमें कली आना चालू हो जाता है और पूरा गर्मी भर चलता है और बरसात जैसे ही लगता है उसके बाद धीरे धीरे इसमें कली आना कम हो जाता है। तो गर्मी भर में ही अपने को इसमें प्रोडक्शन लेना रहता है और इसीलिए इसका विशेष ध्यान यही रखना है कि इसका पौधा बस मरे भर मत। और उसको जीवित रखने के लिए अपन जैसे क्यारी बना रहे हैं, क्यारी से क्यारी 4 फीट की रख सकते हैं और पौधे से पौधा जो है वो 1.5 फीट का रख सकते हैं। और इसके अंदर में विशेष तौर पे इसका निंदाई गुड़ाई हमेशा करते रहना चाहिए। क्या होता है किसान भाइयों लोग लगा करके भूल जाते हैं उसको कि भाई उसको गर्मी में अपन सेवा जतन करेंगे करके। और विशेष तौर पर इसमें पानी, चूँकि ठंड के समय इसको लगता नहीं, कम लगता है, मगर फिर भी पानी और खाद देते रहना चाहिए। और उससे ये होगा ड्रिप अपन लगा दें तो अपने को और वैसे ही पानी अपन उसमें बचा करके दे सकते हैं। और इसकी जो जड़ के पास में यदि पानी मिलेगा तो अपने को कम पानी और कम खाद में ही इसका पौधा अपन तंदुरुस्त और स्वस्थ रख सकते हैं। जैसे इसमें अपना फूल आने के पहले एक बार इसमें बेसल खाद अपना जो रहता है DAP 50 किलो, 15 किलो पोटास और हाइजिंक जो है वो 15 किलो, इस प्रकार से अपन इसमें डाल करके इसको अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हैं। फूल से अच्छी इसमें कली बिकती है, इसलिए इसका कली का विशेष महत्व है, क्योंकि गजरा या वेणी वगैरह जो बनाते हैं इन लोगों, और इसमें अच्छी मतलब इसमें इनकम हो सकती है किसान भाइयों। इसलिए ये कहना चाहूँगा ज़्यादातर इसमें कली का ऊपर में ध्यान दें और कली इसकी रोज़ सुबह तोड़ाई करें, ताकि ये होगा कि जैसे अर्ली मॉर्निंग तोड़ाई करने से इसमें अच्छी कली अपन इसमें से प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों इसमें विशेष तौर पे बीमारी ज़्यादा तो लगती नहीं है और वाइट फ्लाई जैसे आ गया, सफ़ेद मक्खी बोलते हैं जिसे, उलाला नाम की दवाई आती है 75 ग्राम के हिसाब से उसको चला सकते हैं। और मैनी आती है इसमें, तो जनरली मतलब हल्की फुल्की दवाई अपन ले सकते हैं और ज़्यादा इसमें दवाई का खर्चा भी नहीं है। और साथ ही साथ इसमें जल निकास की व्यवस्था जो है वो थोड़ा सा देखना पड़ता है, क्योंकि गर्मी के टाइम बरसात कभी कभी हो जाती है, गर्मियों के दिनों में भी ओलावृष्टि टाइप की हल्की एकदम से अचानक तेज़ वर्षा हो जाएगी और पानी फिर निकालने के लिए तो जल निकास थोड़ा सा रहना चाहिए गर्मी के दिनों में, ताकि इसमें जो फूल वगैरह जो आए वो अच्छे फूल आए इसमें और कली हमारी अच्छी दिखे इसमें। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। करना घर का काम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान, खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में। अब बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। प्रदेश में अमरूद की बागवानी बड़े क्षेत्रफल पर की जाती है और इन बागानों से किसान भाई अधिकतर जाड़े की फलत लेते हैं, वहीं कुछ किसान बरसात की भी फलत लेते हैं। लेकिन बरसात में कीटों के अधिक प्रकोप के कारण फलों की गुणवत्ता और उपज प्रभावित होती है। इसीलिए अगर आपके बाग में भी कीटों की समस्या आती है तो किस तरह से करेंगे इन कीटों का नियंत्रण, जानते हैं वैज्ञानिक डॉक्टर हेम सिंह से। हमारी जो अमरूद की फसल है वो इस समय फ्रूटिंग हो रही है, इसमें लगने वाले प्रमुख कीटों के बारे में आज मैं आपको कुछ जानकारी देने जा रहा हूँ। इसमें फ्रूट फ्लाई लगती है। तो हमारे किसान भाई जानते हैं कि जब बरसात की फसल है, बरसात की फसल में हमारे बहुत ज़्यादा पौधे जो हैं वो
जो फल हैं, फलों में सूड़ी बन जाती है। तो इससे ये फ्रूट फ्लाई उसमें अपने अंडे दे देती है और अंडे से वो सूड़ी निकल आती है, जिससे वो सूड़ी बन जाती है। तो किसान भाई, आप जैसा कि देखते हैं कि फल ऊपर से देखने में बिल्कुल स्वस्थ होते हैं, ठीक होते हैं, कहीं आपको निशान नहीं लगता। फूल से छोटा फल बनता है, उसी समय हमारी जो फ्रूट फ्लाई है, जो कीट है, वो अपने अंडे दे देता है और वो उससे जो छोटे छोटे कीड़े निकल के फल को सड़ा देते हैं और फल खाने योग्य नहीं बचता। इसी समय से यदि किसान भाई हमारे उसका मैनेजमेंट करेंगे, प्रबंधन करेंगे, तो अच्छी फसल कीट नहीं लगेंगे। इसके लिए एक ट्रैप आता है, फेरोमोन ट्रैप आता है, तो मिथाइल यूजोनोल का ट्रैप लें हमारे किसान भाई और उसे लगा दें, तो उससे ये ट्रैप में कलेक्ट हो जाती है और ये अमरूद के बाग को नुकसान नहीं पहुँचाता। उसमें 1 एकड़ में 5 से 6 ट्रैप लगाएं। और तो किसान भाई हमारे ज़रा ध्यान दें कि इसमें जो जड़ों में है एक दीमक कीट होता है, आप जानते हैं कि जो ज़मीन में पाया जाता है, वो जड़ों को काट कर हमारे जो गुआवा की फसल है, अमरूद की फसल है, उसे नुकसान चाहता है। उसकी पहचान के लिए हम देखें कि ये हमारे कीट में लगा है, तो ये आप जड़ों पर इसकी पूरी एक टनल सी, मिट्टी की एक सुरंग सी बनाती हुई दीमक ऊपर चढ़ जाती है और जड़ों को भी खा, तने के ऊपर भी उसकी छाल को खाकर नुकसान पहुंचाती है। दूसरा, इसकी पहचान के लिए हम दूसरा और भी कर सकते हैं कि कच्ची गोबर की खाद अमरूद के जो बाग हैं उनमें हम यदि डाल दें, गोबर डाल दें कई सारे पेड़ के आसपास, और फिर हम उसे जो है निकालें, तो उससे ये होगा कि 2 दिन बाद हमें देखें तो यदि दीमक वहाँ होगी तो गोबर की खाद में आ जाएगी। इसकी रोकथाम के लिए हमारे किसान भाई क्लोरोपाइरीफास नामक दवा एक आती है, उसे लें और 10 ml 1 लीटर पानी के हिसाब से मिलाकर उसे अमरूद की जड़ों में डालें, तो इससे रोकथाम की जा सकती है। इससे यदि रोकथाम करेंगे तो जो हमारे छोटे पौधे हैं 2-3 साल पुराने, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान उन पौधों में पहुंचाती है और बड़े पौधों को भी यदि ज़्यादा मात्रा में लग जाती है तो सूख जाते हैं। तो इस तरह से इससे बचाव किया जा सकता है। क्योंकि जहाँ से आपने टहनियाँ को जब हम छटाई करते हैं, तो छटाई करने के बाद जो टहनियाँ का बेस होता है, उस बेस में से इसके जो तना है, तना छेदक एक इसमें अंदर लग जाता है। तो यदि उस तरह का कीट लगाए, तना छेदक लगाए, तो वो टहनी को पूरी की पूरी टहनी को सुखा देता है, जिससे पौधा की हमारी टहनी सूख जाती है। उसे देख लें और उसे देखने के बाद उसमें किसान भाई हमारे सिरिंज से या तो मिट्टी का तेल भरने के बाद इसे गीली मिट्टी से बंद कर दें। तो हमारे किसान भाई इस तरह मैनेजमेंट करके जो अमरूद में लगने वाले कीट हैं उनसे बचा जा सकता है और अच्छी पैदावार लेके बाज़ार में अच्छा लाभ। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब देखिए। आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है जिला नरवाना के कृषक रमेश यादव ने। यह कृषि कार्यों में प्रयोग होने वाले यंत्रों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो रमेश यादव जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, वर्तमान कृषि पद्धति में कृषि यंत्रों का प्रयोग किसानों के लिए एक मुख्य जरूरत है, क्योंकि इनके प्रयोग से जहां एक ओर समय एवं श्रम की बचत होती है, वहीं दूसरी ओर कुल कृषि लागत में कमी आती है। ये कृषि यंत्र मानव चालित, पशु चालित या शक्ति चालित हो सकते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं भूमि की तैयारी करते समय प्रयुक्त होने वाले विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों के बारे में। मोल्ड बोर्ड हल, इसमें 2 से 3 फाल होते हैं। इसका प्रयोग मुख्य रूप से गहरी जुताई करने में किया जाता है। डिस्क प्लाऊ, इसमें 2 से 3 डिस्क हल होते हैं। इसका प्रयोग भी भूमि की गहरी जुताई करने के लिए किया जाता है। डिस्क हैरो, इसमें 12 से 18 डिस्क होते हैं। ये डिस्क हल की अपेक्षा कम गहरी जुताई करता है, किंतु इसमें कम समय में अधिक क्षेत्रफल की जुताई होती है। बुआई से पहले खेत की तैयारी एवं बखेरी के बाद खाद मिलाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कल्टीवेटर, यह साधारणतः हल्के हल की श्रेणी में आता है, जिसका प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है। इसमें 7 से लेकर 12 फाल लगे होते हैं। बुआई से पहले खेत की तैयारी एवं बखेरी के बाद खाद मिलाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। रिजर या बंड फार्मर, इस यंत्र की सहायता से मेड़ पर बोई जाने वाली फसलों के लिए मेड़ें बनाई जाती हैं। रोटावेटर, यह एक आधुनिक कृषि यंत्र है जिसका प्रयोग भूमि की तैयारी में किया जाता है, जो कि उच्च शक्ति चालित ट्रैक्टर के द्वारा संचालित किया जाता है और इसके प्रयोग से खेत की तैयारी मात्र एक जुताई में संपन्न हो जाती है, क्योंकि यह हैरो, कल्टीवेटर एवं पाटा यंत्र द्वारा किए जाने वाले कार्यों को
एक साथ संपन्न कर देता है, जिससे समय और लागत की बचत होती है। किसान भाइयों, इन यंत्रों के अलावा छोटे किंतु बहुत उपयोगी यंत्रों के बारे में भी बताना चाहेंगे, जिसे पावर टिलर के नाम से जानते हैं। ये पावर टिलर विभिन्न मॉडलों के होते हैं तथा इनको अनेक कार्यों के संपादन हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है। ये पावर टिलर मुख्य रूप से छोटे कृषकों एवं सीमांत कृषकों के लिए उपयोगी यंत्र हैं। अब आइए बात करते हैं बीज की बुआई तथा पौधरोपण यंत्रों के बारे में। पैडी ट्रांसप्लांटर, इसकी सहायता से धान का पौधरोपण किया जाता है। सीड कम फर्टिलाइजर सीड ड्रिल, इस यंत्र की सहायता से बीजों एवं उर्वरकों को बुआई के समय एक साथ प्रयोग किया जाता है। किसान भाइयों, सीड ड्रिल का ही आधुनिक परिवर्तित रूप रोटावेटर कम फर्टी सीड ड्रिल है। इस मशीन से खेत की जुताई के साथ साथ बीजों की बुआई का कार्य भी हो जाता है, जिससे लागत खर्च में काफी कमी आती है तथा इसकी बाजार में कीमत 1 से 1.5 लाख रुपए है। जीरो टिल स्ट्रिप सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, इसकी सहायता से जुताई किए बगैर भूमि में सिर्फ हल्का सा चीरा लगाकर बीज एवं उर्वरक को भूमि में डाल देते हैं। जहां तक किसान भाइयों गन्ना कटाई तथा बुआई यंत्र की बात है, तो इस यंत्र के द्वारा बुआई के साथ साथ गन्ने की कटाई, बीजोपचार, भूमि जनित कीट नियंत्रण रसायनों का प्रयोग, मिट्टी को चढ़ाना एवं रासायनिक खादों को डालने की प्रक्रिया एक साथ की जाती है। इसकी कार्य क्षमता 0.25 हेक्टेयर प्रति घंटा। कोनोवीडर, यह पंक्तिबद्ध रोपी गई धान की फसल या सीरी विधि से रोपी गई धान की फसल में खरपतवार नियंत्रण करने वाला मानव चालित यंत्र है, जिसमें धान की फसल में इसका प्रयोग कर आसानी से खरपतवार नियंत्रण किया जा सकता है तथा एक व्यक्ति बड़ी आसानी से एक दिन में आधा एकड़ क्षेत्रफल की निकाई गुड़ाई कर सकता है। फसल सुरक्षा में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख कृषि यंत्र, ट्रैक्टर ऑपरेटेड पावर स्प्रेयर, इसकी सहायता से लाइनों में बोई गई फसलों पर रसायनों का छिड़काव किया जाता है। डस्टर, ये भी मानव चालित या शक्ति चालित होते हैं। इसकी सहायता से डस्ट या धूल के रूप में आने वाले रसायनों का भुरकाव किया जाता है। अब आइए बात करते हैं कटाई एवं मड़ाई में प्रयुक्त होने वाले यंत्रों के बारे में। तो पहला यंत्र है रीपर, जो कि पावर टिलर तथा ट्रैक्टर द्वारा संचालित होता है। इस यंत्र की सहायता से धान एवं गेहूं की कटाई की जाती है। पावर टिलर रीपर की कार्य क्षमता प्रतिदिन 1.6 हेक्टेयर होती है तथा ट्रैक्टर चालित रीपर की कार्य क्षमता प्रतिदिन 4 हेक्टेयर होती है। अब आइए बात करते हैं इन यंत्रों के रख रखाव के बारे में। देशी हल, मोल्ड बोर्ड हल तथा हैरों में तवों को पैना कर लेना चाहिए, अन्यथा ट्रैक्टर पर अतिरिक्त बल पड़ता है, जिससे कार्य क्षमता प्रभावित होती है। यंत्रों में लगे नट बोल्ट की जांच कर लेनी चाहिए। ढीले नट बोल्टों को सही कर देना चाहिए। यंत्रों का यदि कोई भी हिस्सा टूटा हो तो उसकी मरम्मत करा लें या फिर उसे बदलकर नया लगवा लें। घूमने वाले भागों की बियरिंग में समय समय पर ग्रीसिंग करते रहें। कार्य करने के दौरान यंत्रों को सही तरीके से समायोजित कर लेना चाहिए, जिससे कार्य सही ढंग से हो सके। बुआई में प्रयोग किए जाने वाले सीड ड्रिल एवं फर्टी सीड ड्रिल मशीन की जांच करवा लें। उर्वरक एवं बीज पेटी कहीं से टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। यंत्रों के साथ साथ ट्रैक्टर की भी देखभाल करना आवश्यक है, जिसके पहिए की हवा, ट्रैक्टर में डीजल, स्नेहल तेल की मात्रा इत्यादि को जांच लेना चाहिए। इन कृषि यंत्रों से संबंधित किसी भी जानकारी, इनके प्राप्ति स्थान, कीमत तथा इन पर प्राप्त होने वाले अनुदान के लिए किसान भाई इस पते पर संपर्क करें। इसी कड़ी में जो दूसरा प्रश्न कार्यक्रम में शामिल किया है, उसे पूछा है जिला रोहतक के कृषक अर्जुन चौधरी ने। ये पशुओं में होने वाले खुरे एवं मुंह पका रोग के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो अर्जुन चौधरी जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। पका कहते हैं, इंग्लिश में फुट एंड माउथ डिजीज कहते हैं। तो ये रोग ज़्यादातर जो खुर वाले पशु होते हैं उनमें ज़्यादातर पाया जाता है, जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी इत्यादि। और इसके अलावा जंगली जानवर जैसे हिरण वगैरह में भी पाया जाता है। इस रोग ज़्यादातर ये रोग गांव में ज़्यादातर होता है और गाय के ही साथ वो बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाता है ये रोग ज़्यादातर। और इस रोग की रोकथाम जो कारण है, जो बिना बहुत छोटा सा कीड़ा होता है जिसको आंखों से नहीं देखता, जिसे हम विषाणु कहते हैं, वायरस कहा जाता है। ये ज़्यादातर बरसात के टाइम में रोग उत्पन्न होता है और ये जानवरों को क्षतिग्रस्त करता है।
कारण के तरीके से, जैसे कारण की बात करी जाए तो कारण ऐसे हो जाते हैं कि जो लक्षण है, कारण मतलब लक्षण जैसे उसके जीभ पे छाले आ जाएंगे छोटे छोटे, उसके होठों पे छाले आ जाएंगे, जीभ के नीचे छाले आ जाएंगे, और जो मसूड़े होंगे जानवर के उसमें छाले हो जाएंगे, जो खुर होगा उस पर छाले हो जाते हैं, और छाले जो छोटे छोटे से दाने होते हैं वो बाद में एक दूसरे से मिलकर एक बड़ा घाव बना लेते हैं। अक्सर देखने को मिला है कि ये घाव जब खुरों के बीच में होता है तो जानवर को अगर मिट्टी वगैरह में ले जाता है तो मिट्टी के साथ साथ कीड़े वहाँ पे पनप जाते हैं, जो कि बहुत दर्दनाक हो जाता है जानवर के लिए, और बुखार आ जाता है इनमें जानवरों को। जानवर दुधारू जो पशु होता है उनका दूध सूख जाता है। गाय अंततः नहीं मरती, लेकिन दुधारू पशुओं में दूध सूख जाता है ज़्यादातर, और खाना पीना छोड़ देता है, और क्योंकि फिर इसके मुंह में छाले निकल आते हैं, जिसके बाद एक लार टपकती रहती है, जिसके बाद वो जानवर खा नहीं पाता है। तो ये लक्षण जो बताएं, इसके बाद सावधानियां किस तरीके से बरती जा सकती हैं। जैसे आपने देखा कि छाले निकल आए, ये छाले मुंह में आ गए हैं या होठों पे आ गए हैं, मसूड़ों पे आपको नज़र आ रहे हैं, तो सबसे पहले तो पशु चिकित्सक से संपर्क करें। और अगर आपका पशु चिकित्सक दूर है तो सबसे पहले आप क्या करिए कि नीम और पीपल के छाल को उतार के काढ़ा बना के उसके छालों पे लगाइए। 3 से 4 दिन, 2 से 3 दिन, 3 टाइम दिन में लगाइए, 3 से 4 दिन तक, उससे बहुत फ़ायदा मिलता है। दूसरी चीज़, जो खुरों के अंदर दाने मिल गए हैं खुरों के बीच में, उसको फिनाइल में पानी में फिनाइल मिला के उसे धोइए, उससे आराम मिलता है। तीसरी चीज़, जब मुंह में और जीभ में आप छाले देख रहे हैं तो 1% फिटकरी का घोल बना के पानी में उससे बार बार जीभ को धोइए। धोने से क्या 2-3 दिन के बाद छाले थोड़े से कम हो जाते हैं। और इसका एक ही निदान है, टीकाकरण 6 माह के पशुओं में बरसात होने से पहले टीकाकरण कराना अनिवार्य है, और इसको हर 6-6 महीने में रिपीट करा जाता है। अब सावधानी की बात करी जाए तो सावधानी ऐसी है कि जिस पशु को ये रोग दिख रहा है, जिस पशु में, उसे तुरंत वहाँ से अलग कर दिया जाए सारे पशुओं से, और एक खुली हवा में रख के इसका जो मैंने घरेलू उपचार बताए वो करा जाए और पशु चिकित्सक में मिला जाए। दूसरी चीज़, जो भी आदमी जानवर को छू रहा है वो रोग ग्रसित जो जानवर है उसे छूने के बाद हाथ धोए, ताकि दूसरे पशु में ये रोग संक्रमक ना हो सके। हम सब इन सब चीज़ों के सावधानियों को बरतते हैं तो हमारे जानवर स्वस्थ रह सकते हैं। और छोटी छोटी बातें हैं जिसको हम अगर टाइमली हम लोग देख सकते हैं और पहचान सकते हैं बीमारी को, और ये सावधानी बरत सकते हैं, तो जानवर अपना सही तरीके से निदान पा सकता है रोग से। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। जैव कीट और रोगनाशियों के उपयोग तथा इसके लाभ पर जानकारी। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadaata.hp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें खेती बाड़ी संबंधित किसी भी समस्या के निवारण के लिए हमारे निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800425408 पर संपर्क कर सकते हैं शाम 5 से 7 बजे के बीच। और फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।
आप देख रहे हैं ETV न्यूज हरियाणा हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन।